हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवकलन के नए क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है प्राचलिक फलन, पैरामीट्रिक फंक्शन एंड रोले का प्रमेय। दो टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। पिछले जब वीडियो बना रहे थे हम तो ज़्यादा लंबा हो रहा जा रहा था, आधा आधा घंटे का वीडियो हो जा रहा था। तो अब थोड़ा वीडियो का समय कम करेंगे। और अब देख लीजिए प्राचलिक फलन होता क्या है, इसमें सवाल कैसे हल किए जाते हैं, ये आज आपको हम बताएंगे। प्राचलिक फलन में जब x और y का फलन, जब x और y दोनों फंक्शन है और वे दोनों किसी तीसरे फलन के मान पे क्या हो, निर्भर हो। x और y का फलन क्या हो, जैसे सवाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। सवाल देखिए, ये किताब से ढूंढने में बहुत समय लग जा रहा था, इसीलिए हमने ये बना लिया है। और इस पर हमने चूज कर लिया कि कितना सवाल बताएंगे। तीन सवाल बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। ज़्यादा बताने से कुछ फ़ायदा नहीं। एक भी सवाल आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आ जाएगी, ये हम बार बार कहते हैं। तो देखिए ये है, और पहला सवाल लेते हैं इसका। एनसीईआरटी से है, ऊपर लिखे हैं एनसीईआरटी, और सवाल नंबर एनसीईआरटी का दूसरा है। देख लीजिए सवाल है क्या। दूसरा सवाल है x इक्वल टू ए कॉस थीटा और दूसरा y इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसमें हमको एनसीईआरटी का जब प्रश्नावली नंबर 5.7 देखेंगे तो उसी में दिया है प्राचलिक फलन, पैरामीट्रिक फंक्शन उसी में दिया है। और उसमें ऊपर ही लिखा है कि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कम है थोड़ा, सॉरी, हमको पहले ही भर लेना चाहिए था। तो दिया है उसमें कि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब होता क्या है ये भी समझ लीजिए। ये भर दे रहे हैं तब तक हम। पैरामीट्रिक फंक्शन देखिए, x फलन भी किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा पे, और y भी किस पे निर्भर कर रहा है, y का मान भी किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा पे। मतलब x और y खुद पे निर्भर न करके किसी तीसरे फलन के मान पे निर्भर करें तो उसको कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन। जब x और y खुद पे निर्भर नहीं हो, पहले क्या होता था, x का फंक्शन होता था या y का फंक्शन होता था, तो x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष अवकलन करते थे। पहले x का फलन होता था तो x के सापेक्ष अवकलन करते थे, y का फलन होता था तो y के सापेक्ष अवकलन करते थे। लेकिन अब x और y खुद पे निर्भर नहीं रहेंगे, किसी तीसरे फलन पे क्या कहेंगे, निर्भर रहेंगे, तो उसको कहते हैं प्राचलिक फलन। जब x और y खुद पे निर्भर ना होकर किसी तीसरे फलन पर, और ये नहीं कि दोनों अलग अलग पे होंगे, x थीटा पे है तो y t पे होगा, नहीं, दोनों एक ही पे। x यदि थीटा पे है तो y भी थीटा पे ही निर्भर करेगा, ये नहीं कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और शुरू करते हैं सवाल। हो गया, दिखेगा नहीं, इंक डालेंगे तो इस पर हल्का जब चलेगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए इंक भर दिए। अब देखिए सवाल, थोड़ा समय हम लोगों का बर्बाद हो गया। करेंगे क्या, देखिए ये थीटा का फंक्शन है, वहां भी थीटा का फंक्शन है। तो पहले देखिए x का फलन होता था तो x के सापेक्ष अवकलन करते थे, y का फलन होता था तो y के सापेक्ष। अब किसका फलन है, थीटा का, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो देख लीजिए, सॉरी वीडियो चालू किए हैं ना, हाँ वीडियो तो शुरू किए, 4 मिनट हो गया। देखिए इसका थीटा के सापेक्ष, दोनों का थीटा के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। तो dx अपान डी थीटा इक्वल टू cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा क्या, इसका अवकलन। यहाँ पे करेंगे dy बाई डी थीटा, यहाँ भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा अवकलन। तो माइनस, ये b कांस्टेंट है तो b तो बाहर रहेगा, b साइन थीटा, पहले ये बचा चुके हैं। ठीक, अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, dy बाई dx का। तो dy बाई dx इक्वल टू, तो यदि हमको y को ऊपर रखना है तो ये मान पहले रखेंगे ऊपर, और x को नीचे रखना है तो ये मान हम कहाँ रखेंगे, नीचे। तो यहाँ पे देखिए dy बाई
डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, सॉरी डी एक्स अपान डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ओ एक मिनट, और डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या है, माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स अपान डी थीटा का मान क्या है, माइनस ए साइन थीटा। होगा कि नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक, साइन से साइन भी तक तो कट जाएगा, ठीक। और डी वाई बाई डी एक्स का मान देखिए यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट गया, बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। इसीलिए रखें, आपको खुद सोचना है कि डी वाई को ऊपर लाना है तो इसको ऊपर रखेंगे, डी एक्स को नीचे लाना है तो इसको नीचे रखेंगे, इसका मान ऊपर इसका मान नीचे। डी वाई बाई डी थीटा का मान माइनस बी साइन थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा का मान माइनस ए साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा बी अपान ए एन एस, आंसर हो गया, ठीक है। यही है प्राचलिक पैरामेट्रिक फंक्शन। हाँ, अब सवाल नंबर दूसरा मिटाने वाला यहाँ पे है, मिटा दे इसको। दूसरा सवाल नहीं, एनसीईआरटी का सवाल नंबर चौथा है, एक्सरसाइज 5.7 का, देख लीजिए एनसीईआरटी का चौथा, x इक्वल टू 4t और दूसरा है y इक्वल टू 4 अपान टी। देखिए x भी किस पे निर्भर है, t पे, y भी किस पे निर्भर है, t पे। इसी को कहते हैं प्राचलिक फलन, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अब देख लीजिए, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। तो dx अपान dt इक्वल टू क्या होगा, 4, और t का क्या हो जाएगा, 1 होगा। दूसरा देखिए dy बाई dt, और यहाँ पे थोड़ा हम आप लोगों को दिखा दें, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, t को ऊपर लेकर जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा, तो डी बाई डी टी ये अवकलन का पहचान है, t2 की पावर -1, dx अपान dt का मान आया, ये तो 4 आया, ये समझते हैं इसलिए यहाँ पे बताए नहीं, इसको बता दे रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को। और dy बाई डी टी इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या होता है माइनस n x टू की पावर n -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, t2 की पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए dx अपान dt इक्वल टू है 4 और dy बाई डी टी इक्वल टू है -4 अपान टी स्क्वायर। टी की पावर प्लस में है तो माइनस में है, सॉरी माइनस में है, तो प्लस करने के लिए उसको हम कहाँ ले जाएंगे, नीचे। अब हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स का मान। dy बाई डी एक्स आएगा कैसे, देखिए dy बाई डी अपान dx अपान dt करेंगे तो हमको dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो dy बाई dt का मान कितना है, -4 अपान टी स्क्वायर, और dx अपान dt का मान कितना है, 4 है, देख लीजिए। तो ये 4 कहाँ पे जाएगा, 4 अपान 1 होगा, तो ये 4 यहाँ पे जाएगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आपको दिख रहा होगा। और ये देख लीजिए, ये 4 इसमें जाएगा बीच में, तो देखिए -4 अपान 4 टी स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा तो -1 अपान टी स्क्वायर, ये आएगा आंसर। अवकलन है, अवकलन है, सिंपल अवकलन है, वही जो पीछे हम बताए हैं पिछले वीडियो में, ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, बहुत सिंपल अवकलन है, ठीक। तो ये भी हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। एक सवाल और है, वो थोड़ा सा आसान है, मैथ में कठिन तो कुछ होता नहीं है, आसान एक सबसे आसान, तो ये सबसे आसान वाले थे, अब एक आसान है।
वहाँ भी dy बाई डी एक्स का प्राचलिक फलन का ही है, देख लीजिए। और सवाल नंबर है एनसीईआरटी का 7वां सवाल, आप लोगों को दिखा दें, पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि पहले जब हम पहला वीडियो बनाए होंगे तो देखे होंगे आप लोग, उसमें कौन सा बताएं सोचने में ज़्यादा समय चला जा रहा था, इसीलिए ये देखिए सवाल नंबर 7वां यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक लिख ले रहे हैं हम, x इक्वल टू साइन 2⁻³ अपॉन रूट में कॉस, और ये साइन 2⁻³ सही है, सॉरी, y इक्वल टू cos 2⁻³ अपॉन cos 2t, यही है, ठीक है। अब देखिए ये भी t पे निर्भर कर रहा है, x का मान भी फलन t पे निर्भर कर रहा है, और y का मान भी t फंक्शन के ऊपर निर्भर करता है। तो दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये पूरा बोर्ड भरेगा इसमें, देखिएगा। तो यहाँ से कर रहे हैं हम dx अपान जगह थोड़ा ज़्यादा लेगा, अंश और हर के रूप में है, तो अब हम सोचेंगे कैसे करेंगे, अवकलन है अंश और हर के रूप में है, तो जो अंश और हर का फार्मूला होता है अवकलन का उसी पे करेंगे। dx अपान dt दिस इक्वल टू, यहाँ पे हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन, तो रूट में cos 2t इंटू अंश का अवकलन करेंगे तो x⁴n, क्योंकि sin 2⁻³ है, तो 3 sin 2t इंटू साइन t क्या है, मतलब त्रुटि है, तो साइन t का क्या हो जाएगा cos t हो गया, माइनस हो गया अंश sin 2⁻³ अपान हर का अवकलन। तो देखिए ये अंडर रूट cos 2t है, तो मतलब कि अवकलन करेंगे इसका तो n-1 1/2 रूट cos 2t डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब पीछे हम बता चुके हैं आप लोगों को, हम जब सोचने लगे ये क्योंकि हम लोग समाकलन का फार्मूला दिमाग में आने लगा है, ठीक, ये बता चुके हैं हम आप लोगों को कैसे किए हैं। और ये cos 2t, तो cos 2t क्या त्रुटि है, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस sin 2t, और फिर 2t भी क्या है यहाँ पे 2 और t क्या है यहाँ पे त्रुटि है, तो t का 1 हो जाएगा, और 2 कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो 2 आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, वो तो ठीक है, अपान हर का होल स्क्वायर, तो अपान अंडर रूट, आप लोग घर पे बैठ कर इसको अच्छे से एक एक स्टेप करिएगा, cos 2t का होल स्क्वायर। दूसरा वाला है dy बाई dt, सेम उसी पे जाएगा, देखिए हर इंटू दिख रहा होगा cos 2t इंटू, ऐसे लिख रहे हैं cos 2t इंटू अंश का अवकलन 3 cos² t, यहाँ पे ये वाला लेने, और ये पूरा cos t त्रुटि है, तो cos t का क्या हो गया माइनस sin t हो गया, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन cos 2⁻³ इंटू, अब किसका करेंगे हर का अवकलन, तो ये देखिए कितना आएगा 1/2 रूट cos 2t, और फिर इसका cos 2t का करेंगे तो sin 2t, क्यों लगाए हैं हम, और फिर 2t का करेंगे तो 2, ये ठीक है, अपान हर का होल स्क्वायर, तो cos 2t का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सॉरी हम मान रहे हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि ज़्यादा कठिन सवाल है, बस फार्मूला क्या है, त्रुटि ज़्यादा है, 2 बार करना पड़ जा रहा है, बस यही है, नहीं तो सवाल तो एकदम सिंपल है,
ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे dx अपान dt इक्वल टू, इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ये cos 2t का अंदर गुना भी करा दे ना कराएं कोई मतलब है नहीं। तो देखिए ऐसे 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट में cos 2t माइनस यहाँ पे क्या है, हाँ साइन टू की पावर 3t इंटू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, देख लीजिए ध्यान से, साइन 2t अपान में रूट में cos 2t और अपान पूरे के रूट में cos 2t, सॉरी ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए डी वाई बाई बहुत सिंपल है, ये माइनस आ जाएगा बाहर, -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू रूट में cos 2t। इधर देखिए माइनस cos 2 की पावर 3t इंटू साइन 2t अपान रूट में cos 2t, और ये जो पूरे का रूट वाला है, जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस रूट का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसमें गुणा होगा तो ये रूट भी हट जाएगा। तो देखिए dx अपान dt दिस इक्वल टू, और ये वाला रूट इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो cos 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, 1 और प्लस 1/2, पावर इसकी 1 है और इसकी क्या है 1/2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कितना 2 + 1/2 दिस इक्वल टू 3/2, सिंपल है। और यहीं पे थोड़ा इसी के बाद हम बताएंगे आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट, सवाल को थोड़ा सा छोटा करेंगे नहीं तो लंबा हो रहा है, आप लोग घबरा जाएंगे। 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा cos 2t, और प्लस sin 2 की पावर 3t इंटू साइन 2t, और अपान में जो बताए हैं cos 2t की पावर क्या हो जाएगा 3/2, ये एक पावर है, ये 1/2 पावर, दोनों मिलकर क्या हो जाएगी 3/2 dy/dt, यहाँ भी वही होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t माइनस cos 2 की पावर 3t इंटू साइन 2t। थोड़ी राइटिंग तो थोड़ी क्या बहुत अच्छे से खराब है हमारी, और ये नीचे हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। अब देखिए हमको dy/dx का मान निकालना है, तो ये ऊपर होगा और ये क्या होगा नीचे, तो t से t क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये दोनों हर वाले क्या होंगे कट जाएंगे, कटेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे dy/dx का मान हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहीं पे छोटा करने के लिए, देखिए t से t कट जाएगा तो बचेगा क्या dy/dx, इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे, इससे इससे क्या हो गया दोनों कट गया, और y वाला मान ऊपर -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t माइनस cos 2 की पावर 3t इंटू साइन 2t अपान, अब यहीं पे हम छोड़ेंगे साइन स्क्वायर टी इंटू cos t इंटू cos 2t साइन 2 की पावर 3t इंटू साइन 2t। अब हमको लग नहीं रहा है कि कुछ इसमें से कॉमन, इन दोनों में cos और केवल cos कॉमन है, इन दोनों में कॉमन भी नहीं है, आंसर यही होगा फाइनल आंसर। हो सकता है हमसे ये सवाल लंबा है, गलत तो कहीं नहीं हुआ होगा, यदि एक भी स्टेप कहीं पे गलत हो गया होगा तो आंसर थोड़ा सा लगाया होगा, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन लगाने का तरीका सॉरी, आंसर गलत नहीं आया होगा, यही आया होगा, ठीक, अब पता नहीं, ठीक है।
तो लगाने का तरीका यही है, ठीक। तो अब प्राचलिक फलन पैरामेट्रिक फंक्शन, और बड़ा बड़ा सवाल आप लोग लगाइए, तभी आप लोगों के लिए सही रहेगा। आप थोड़ा हट जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, राइटिंग थोड़ा है हमारा उतना ही खराब, लेकिन जब एक दो वीडियो आप लोग देखेंगे तो फिर हमारी राइटिंग आप समझ जाएंगे कि कैसे लिख रहे हैं हम। अब चलते हैं रोले का प्रमेय, दूसरा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। और रोले का प्रमेय है ऐसा कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो रोले के प्रमेय की 3 शर्तें होती है, वो 3 शर्तें याद कर लिए, पूरा रोले का प्रमेय आप लगा लिए। तो शर्तें क्या है देख लीजिए। यदि कोई फलन बताते हैं, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, एफ एक्स बंद अंतराल ए कामा बी में, ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि यदि कोई फलन होगा, कोई ना कोई फलन होगा, फलन के बारे में आप लोग पीछे 7 वीडियो पढ़ लिए, फलन पे ही 6 वीडियो। तो फलन कैसे होंगे ये तो आप लिख लीजिए। यदि कोई भी फलन एफ एक्स का, एक्स का कोई फंक्शन होगा, ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है। रोले की प्रमेय की 3 शर्तें हैं, वही इस प्रकार परिभाषित है, बता रहे हैं। पहला, फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए से बी में क्या होना चाहिए, सतत है। यदि फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए से बी में क्या है, सतत है। दूसरी शर्त है रोले की कि फलन एफ डैश एक्स ओपन, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, खुले अंतराल ए से बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय है। यदि फलन एफ डैश एक्स खुले अंतराल ए से बी में क्या है, अवकलनीय है। और तीसरी शर्त है रोले की, ये तीनों शर्तें हम लोगों को बार बार इसकी पूरी करानी पड़ेगी, तब हम रोले के प्रमेय की एफ ए इक्वल टू क्या हो, एफ बी हो। जो फलन दिया होगा उसमें ए का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे, दोनों का मान क्या होगा, सेम आना चाहिए। हल करने पे दोनों का मान क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तब अतः रोले की, अब जब सवाल लगाएंगे तो उसमें लिखा जाता है लास्ट में, अतः रोले की तीनों शर्तें पूर्ण होती हैं। तो ये 3 शर्तें हैं रोले की। इसमें से यदि कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई तो रोले का प्रमेय क्या होगा, लागू नहीं होगा उस पर, तो उस सवाल को हम आगे नहीं ले जाएंगे। तब एक बिंदु सी ए से बी में इस प्रकार अवश्य होगा कि यदि ये 3 शर्तें पूर्ण हो गई तो एक बिंदु सी ए और बी के बीच में अवश्य होगा। ए और बी के बीच में, ए और बी नहीं होगा, ए और बी के बीच में जो भी अंतराल दिया होगा, 2 से 6 का अंतराल दिया होगा, तो उन दोनों के बीच में एक बिंदु सी अवश्य आएगा कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश एक बिंदु सी होगा कि एफ डैश सी का मान रखेंगे तो ये क्या, पूरे फलन का एफ डैश सी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समझने का, ये तो लिखने का तरीका है कि तब एक बिंदु सी ए से बी में इस प्रकार अवश्य होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। मतलब यदि ये 3 शर्तें रोले के प्रमेय की, ये 3 शर्तें पूर्ण हो गई, तब एक बिंदु सी ए और बी के, ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में, ए और बी नहीं हो सकता है, ठीक। इसका मतलब यही होता है, और इसका मतलब होता है ए और बी को लेकर, लेकिन ये छोटा कोष्टक हम लगाए हैं, खुला अंतराल है, तो ए और बी के बीच में एक बिंदु अवश्य होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, उसका मान 0 होगा।
और वो जब सवाल लगाएंगे तो हम आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये रोले के प्रमेय की शर्तें हैं। ठीक है, अब मिटा रहे हैं इसको। अब आ रहे हैं सवाल पे, और सवाल हम दिखा दे रहे हैं केवल आप लोगों को। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, हो गया होगा उस सवाल, बड़े वाले सवाल से देख लीजिए। एनसीईआरटी का सवाल ज़्यादा दिया नहीं था, इसलिए देखिए ये सवाल नंबर पहला है एनसीईआरटी का। देख लीजिए सवाल को, दिख रहा होगा, सॉरी ज़्यादा नहीं दिख कर दिया। ठीक है, अब इस सवाल को फलन दिया है एफ एक्स, और फलन पहला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस -8। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.8 का पहला सवाल है, जहाँ x बिलोंग्स टू -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, इसके लिए रोले के प्रमेय को क्या करना है, हमको सत्यापित करना है। तो यदि रोले के प्रमेय को हमको सत्यापित करना है तो पहला पॉइंट क्या होता है, लिखने का तरीका ये हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। फलन एफ एक्स एक, यहाँ पे क्या है, बहुपदीय फलन है। ये क्या है, बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन एफ एक्स बंद अंतराल, बंद अंतराल यहाँ पे लिख दे रहे हैं a, b में सतत है। पहली शर्त पूर्ण हो गई। ठीक है, दूसरा एफ डैश एक्स दिस इक्वल टू होगा क्या, एफ एक्स इतना बड़ा इसलिए नहीं लिखे, यहाँ पे एफ डैश एक्स हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको इसका एक बार अवकलन कर, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, इसका एक बार अवकलन, तो 2x प्लस 2 फलन एफ डैश एक्स खुले अंतराल -4, 2 में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ डैश एक्स खुले अंतराल -4, 2 में अवकलनीय है, राइटिंग है और थोड़ा ये लिखने वाला भी खराब हो गया है इससे, और ये अ बनाए हैं हम, अवकलनीय है। ठीक है, और तीसरी चीज कि एफ ए और एफ बी का मान निकालना है, तो एफ -4 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक्स के स्थान पे -4 रखिए, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 दिस इक्वल टू आएगा कितना, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा 16, यहाँ पे क्या होगा -8, यहाँ पे क्या होगा -8, और दिस इक्वल टू पूरा क्या हो जाएगा 0। F2 की बात कर लीजिए तो कितना होगा, देखिए x का स्थान पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 -8 दिस इक्वल टू, ये देखिए 2 दूना के 4 प्लस 4 -8 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, घट के पूरा। तो यहाँ पे हो गया आपका तीसरी चीज
एंड में लिख दे रहे हैं, जगह कम है इसलिए लंबा नहीं जाएगा कापी पे इतना, हमको ये दूर दूर लिख रहे हैं गैप लेके, इसलिए इतना बड़ा हो गया है। एफ ए इक्वल टू एफ बी भी सिद्ध कर लिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी भी हम क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः रोले के प्रमेय की तीनों शर्तें पूर्ण हो गई। अब रोले के प्रमेय की तीनों शर्तें क्या हो गई, पूर्ण हो गई, पूरी हो गई। तो अब एक बिंदु C क्या करेगा, -4 से 2 में होगा। एफ डैश सी इक्वल टू इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब एक बिंदु C -4, 2 में इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, 2x + 2। तो यहाँ पे बस x के स्थान पे क्या रख देंगे, हम C रख देंगे। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, क्या आप लोग समझ पाएंगे या नहीं, कर दे रहे हैं यहीं पे, देखिए सही से दिखेगा आप लोगों को। केवल हमको क्या करना है, एफ डैश सी इक्वल टू हमको क्या दिखाना है, 0। तो एक्स के स्थान पे हमको क्या रख देना है, यहाँ पे एफ डैश एक्स के स्थान पे हमको क्या रख देना है, सी। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 और एक्स का स्थान पे क्या रख देंगे, c + 2 = 0। तो अब देख लीजिए ये 2 को इधर भेज दें तो 2c = -2, 2 से 2 कट गया तो c = क्या आएगा, -1। और ये जो -1 आया है, -1 वो -4 और 2 के बीच में है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। देख लीजिए बीच में, और यहाँ पे हम -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या, ये माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो गया, प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देख लीजिए -1 को उठा के यहाँ पे रखेंगे और हो गया होगा समय ज़्यादा। तो वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, ये दोनों टॉपिक यहीं पे होते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। और सॉरी ज़्यादा दिन हो गया, भूल गए क्या बोलते थे लास्ट में। और यदि वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक, और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है।